बहुत से लोग वकालत की फील्ड में या तो एक उम्र के बाद आते हैं या उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी किसी जॉब को या बिज़नेस को दे दिया होता है, फिर वो इस फील्ड में आते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है उनके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे एफआईआर किस सेक्शन में दर्ज होता है, कैसे दर्ज होता है, उसके बाद क्या स्टेज होती है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग, आफ्टर ट्रायल प्रोसीडिंग, ये सब चीज़ें समझना बहुत आसान होता है। और ख़ास करके कि कौन सा दंड मतलब कौन सा अपराध किस धारा में है, इसमें मतलब किस हद तक मतलब कि किस साल तक की सज़ा दिया जा सकता है, जो प्रावधानित है वो समझना आसान होता है। क्योंकि वकालत में पहली बार रट्टू तोता होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर किताब है और आपको पता है कि ये चीज़ इस किताब में मिलेगा तो आप ढूंढ सकते हैं। और आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई सीनियर एडवोकेट भी बहस कर रहा होता है, जज कहता है कि हम देखकर बताएंगे या आप पढ़कर मुझे बताइएगा, तो वो कभी कभी तो बेयर एक्ट दिखा भी देता है और रूलिंग भी दाखिल कर देता है उसके सपोर्ट में कि ये लेजिस्लेशन का जो है इंटेंशन था और ये जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो इस इंटेंशन से लिखा हुआ है, तो वो इस चीज़ को समझा देता है। ये सब चीज़ समझना बड़ा आसान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ है या फिर कहें कि एक पूरे केस की जो जान होती है वो साक्ष्य विधि होता है। जब तक हमें साक्ष्य विधि का मूल नियम नहीं पता है तब तक जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसमें कुल मिलाकर 170 सेक्शन है, बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी भी नहीं, इसे रट भी सकता है कोई इंसान, लेकिन रटने का कोई फायदा नहीं है जब तक इसका मूलभूत नियम नहीं पता है कि जैसे साक्ष्य है, एविडेंस है, तो कौन से तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं और विवादक तथ्य क्या होते हैं। और दूसरा सवाल कि सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, क्या सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य हैं, क्या सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत है। सबसे बड़ा सवाल अक्सर मैं सुनती हूँ कि लोग ये तो बोल देते हैं कि नहीं, जो सभी जो सुसंगत तथ्य होते हैं ग्राह्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि ग्राह्यता जो है वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है कोर्ट, और वो विधि का प्रश्न है। और सुसंगता जो विवादक तथ्य से रिलेट करती हो, रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, वो सुसंगत है। और यहाँ तक कि जो ग्राह्य होते हैं, ग्राह्य साक्ष्य होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुसंगत नहीं होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने कन्फेशन किया है, ठीक है, मैंने अपराध किया मजिस्ट्रेट के समक्ष कि मैंने अपराध किया है इसे। अब ये फैक्ट कि वो वॉलंटरी कर रहा है ये सुसंगत नहीं है, लेकिन ये ग्राह्य है कि वो स्वेच्छा से किया गया कन्फेशन हो, दबाव में ना किया गया हो। और ऐसे ही बहुत तथ्य सुसंगत होते हैं लेकिन ग्राह्य नहीं होते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच जो पारस्परिक वार्तालाप होती है वो ग्राह्य नहीं है, सुसंगत है लेकिन ग्राह्य नहीं है। जैसे एक मुवक्किल जो पार्टी होता है वो अपने वकील से क्या बात करता है, वो सुसंगत हो सकते हैं लेकिन ग्राह्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे साक्ष्य विधि का मूलभूत नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई है, एफआईआर हो गई है, इसका साक्षिक महत्व क्या है, विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत है, ये सब सुसंगति में आता है। तो ये सब बारीकी के से समझना, और ये चीज़ कि कुछ साक्ष्य इतने बल होते हैं उनमें कि खाली एक एविडेंस के आधार पर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किया जा सकता है। और दूसरा कि कुछ साक्ष्य भले ही दिखा रहे हो कि ये इसने अपराध किया या फिर, लेकिन जब तक उसके साथ कोई सपोर्टिव साक्ष्य नहीं होगा, कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं होगा, तब तक जो है उस बल पर, उस एक एविडेंस के बल पर दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता है। तो साक्ष्य विधि का ऐसा बहुत सारा नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा ये कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। साक्ष्यों की कोई संख्या नहीं है। साक्ष्य विधि में कोई भी साक्ष्य दे सकता है, इवन एक चाइल्ड भी साक्ष्य दे सकता है। अगर वो प्रश्न समझने में, उत्तर देने में सक्षम हो तो वो भी साक्ष्य दे सकेगा। और उसके बाद प्रश्न आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार किस पर होता है। जैसे ए ने अपराध किया है तो मैं बोल रही हूँ कि इस फलाने ने, ए ने अपराध किया, तो इस चीज को मैं साबित करूंगी। और उसके बाद डिफेंस का क्या काम होता है कि अगर
एक अच्छा डिफेंस क्या होता है कि वो एक तरह का संदेह पैदा कर देता है जज को, कि उससे हो जाता है कि नहीं, हो सकता है कि इसने अपराध नहीं किया हो। प्रोबेबिलिटी, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ में जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर तो है कि आप एकदम क्लियर इस चीज को साबित करो कि इसने अपराध किया है, लेकिन वो उसके ऊपर डिफेंस के ऊपर क्या होता है कि वो बस थोड़ा संदेह पैदा कर दे कि नहीं, इसने अपराध नहीं किया है। इस तरह से मैं भी पढ़ती हूँ, समझती हूँ। और मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया है कि बेयर एक्ट में भले जितनी भी टफ लैंग्वेज यूज़ की गई हो, और वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके एक नहीं कई इंटेंशन होते हैं उस वर्ड को लिखने का, और जैसे ही हम इंटरप्रिटेशन करता है कोर्ट, वैसे ही वो चीज़ क्लियर होती रहती है। इसलिए, और सबसे मेन काम क्या होता है पता, जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है उसको हम इतनी इजी भाषा में, इतनी सरल भाषा में खुद को समझाएं, और कोई व्यक्ति हमसे पूछे तो हम उसको समझा दे, तो दोबारा जब वो टफ शब्दों को देखेगा तो कहेगा बड़ा आसान शब्द